एवरीवन, आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। वहाँ हमने सीखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे होते हैं, तो इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम ब्रॉडली कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। तो आज के इस सेशन में हम दो मेजर कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, बैक्टीरियाज को एंड वायरसेस को। तो आई होप आज के इस सेशन का टारगेट सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आज के इस सेशन में हम बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारे ये सेशन, जहाँ पे आज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 2 मेजर ग्रुप्स को या 2 मेजर कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि हमारे पास इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी स्टडी को सिंपल बनाने के लिए हम उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं। कितने ग्रुप्स में? तो टोटल 5 मेजर ग्रुप्स में हम उनको क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से हैं ये ग्रुप्स? बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड अल्गी। ठीक है, तो बेसिकली अब इससे पहले कि हम, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे आज के सेशन में, अब इससे पहले कि हम बैक्टीरिया और वायरसेस के ऊपर जाएं, मैं यहाँ पे आपको सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझाना चाहती हूँ। अब आप बोलोगे कि मैम सेल का बेसिक स्ट्रक्चर हम क्यों सीखें, क्योंकि अभी तो हम सेकेंड चैप्टर में ही हैं। सेल का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है, वो तो हमको उसके लिए अलग से हमारे पास एक चैप्टर है, वहाँ पे हम सीख लेंगे। अभी से हम क्यों सीख के चले? दरअसल हम जो भी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ना आपको सेल का स्ट्रक्चर अभी इस स्टेज पे समझना ज़रूरी है। आई नो हमारे पास एक चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डेडिकेटेड, लेकिन वहाँ पे हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे सेल के बारे में। लेकिन अभी इस स्टेज पे हमको एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है, तभी ये जो हमारे सामने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को आप प्रॉपरली समझ पाओगे। हमें चीज़ों को रटना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है। तो हम समझ तभी सकेंगे जब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम चलो ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर हम समझ लेंगे, पर एग्जैक्टली ये सेल होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास सामने एक वॉल है, एक दीवार है, तो ये दीवार बनी किससे है? तो आप बोलोगे कि मैम ये जो दीवार है ना, ये बनी है बहुत सारे ईंटों से, यानी कि ब्रिक्स से। एग्जैक्टली जैसे कि एक दीवार बहुत सारी ब्रिक्स यानी कि ईंटों से बनी होती है, वैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है? सेल्स की बनी होती है। अगर मैं बात करूं अपनी ह्यूमन बींग्स की, अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, तो मेरे बॉडी में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ऐसा नहीं 1, 2 या 3, बहुत सारे सेल्स हैं। अगर मैं आपकी बॉडी की बात करूं तो आपकी बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स हैं। ये सभी सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी को बनाते हैं। तो आप सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं हमारी लाइफ की, ऑब्वियस सी बात है। इनको हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आखिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से तो हमारी बॉडी का ये स्ट्रक्चर बना है कि नहीं? तो इसलिए सेल्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी लाइफ की, बिल्डिंग ब्लॉक भी इसको आप कह सकते हैं हमारे लिए। अब एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? सबसे पहले तो एक आउटर कवरिंग आती है। ठीक है, अब देखो सेल की भी ना अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हमारे पास, जैसे कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, अच्छा एनिमल्स में सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं आते हैं, बाकी सारे एनिमल्स भी आते हैं। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के पास जो सेल्स होते हैं उनको हम एनिमल सेल्स कहते हैं। प्लांट्स के पास जो सेल्स होते हैं उनको हम प्लांट सेल्स कहते हैं। जी हाँ, इस समय क्या समझ में आया कि प्लांट्स के पास भी सेल होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की, यानी कि जहाँ पे आपको जिस भी चीज़ में आपको लाइफ दिखाई दे रही है, समझ लो वहाँ पे क्या है? सेल है। अब हमारी बॉडी तो बहुत सारे सेल्स की बनी हुई है, लेकिन
बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में इतने सारे सेल्स नहीं होते हैं, थोड़ा नंबर सेल्स का कम होता है, यानी कि जितने छोटे ऑर्गेनिज्म के पास आप जाओगे उतने आपको नंबर ऑफ सेल्स कैसे दिखेंगे, कम दिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेल के टाइप्स होते हैं, प्लांट्स के पास जो है वो प्लांट सेल्स, हमारे पास जो है वो हो गए एनिमल सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने एक सेल का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ। एक आउटर कवरिंग होती है सेल की, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। इस सेल वॉल के अंदर एक और इनर कवरिंग होती है सेल की, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनते जाइएगा चीज़ों को, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सेल वॉल, उसके अंदर जो कवरिंग होती है अंदर साइड, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब जो हमारे पास सेल्स होते हैं एनिमल सेल्स, उनमें ये सेल वॉल नहीं होती है, आउटर कवरिंग के नाम पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर हम बात करेंगे प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन तो होती है, बाहर सेल वॉल भी होती है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा क्या सेल है। तो अगर सेल कवरिंग के बारे में बात की जाती है तो इन दोनों ही सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों को ही हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो कुछ सेल में सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन सब में होती है ना। एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल में सेल वॉल है लेकिन सेल मेम्ब्रेन भी है, तो सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही, सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है कुछ सेल्स में। ठीक है, फिर इन दोनों ही कवरिंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, जिसको हम प्यार से बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारा फ्लूइड बना देते हैं और ये फ्लूइड क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इस साइटोप्लाज्म में एक फ्लोट करता हुआ स्ट्रक्चर आता है। क्या बोला मैंने कि इस साइटोप्लाज्म में एक फ्लोट करता हुआ स्ट्रक्चर आता है, और इस स्ट्रक्चर को हम प्यार से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं, उतना ही समझा रही हूँ इस चैप्टर में जितना आपको समझने की ज़रूरत है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो कि तैर रहा है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है ना, तो उसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो तो तैरेंगी ही। तो न्यूक्लियस अंदर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस, जैसे कि ये आपका पूरा जो सेल है, सेल की हमने कवरिंग पढ़ी ना, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सिमिलरली ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसकी भी कवरिंग होती है, और इसकी कवरिंग में ना दो लेयर्स होती हैं। ये हो गई आउटर वाली लेयर और ये हो गई अंदर वाली लेयर। ठीक है, तो दो लेयर्स हैं, दो मेम्ब्रेन्स हैं, इसीलिए इन दोनों ही मेम्ब्रेन्स को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवलप। तो सेल वॉल, अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म, उस फ्लूइड में मिलता है आपको न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की दो कवरिंग होती हैं, कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती हैं, दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। सवाल ये है कि इस न्यूक्लियस का काम क्या है, क्यों न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई दो कवरिंग उसको जो है प्रोटेक्ट कर रही है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मतलब कि डीएनए, मतलब कि डीएनए। हम सबको पता है कि आज जैसे भी हम जो भी दिख रहे हैं, उन जो भी हमारे पास फीचर्स हैं, तो ये फीचर्स हमको हमारे पेरेंट्स से ही मिले। जैसे कि मेरी आंखें मम्मी जैसी हैं, मेरे बाल पापा जैसे हैं, हाइट पापा जैसी है ना, फेस कट जो है वो मम्मी जैसा है। तो जो भी हमारे पास फीचर्स आज प्रेजेंट हैं, जैसे भी हम दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा के पास वो फीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स के पास वो फीचर्स हैं। तो सवाल ये है कि पेरेंट्स के पास जो फीचर्स हैं वो बच्चे में कहाँ से आते हैं, बच्चे में आते हैं जीन्स के थ्रू। क्या बोला मैंने कि बच्चे के पास जो फीचर्स है वो कहाँ से आए, पेरेंट्स से आए। कैसे आए, जीन्स के थ्रू। जीन्स पहनने वाली जीन्स नहीं, GENES। सवाल ये है कि ये जीन्स होते कहाँ हैं, तो ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं इसी डीएनए में, और इसी डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। और ये कहाँ होता है, ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। पूरा किस्सा समझ में आया। सेल का स्ट्रक्चर है, आउटर वाली जो कवरिंग है सेल वॉल है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है, प्लांट सेल्स में होती है। उसके अंदर आती है सेल मेम्ब्रेन जो सभी सेल्स में होती है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कवर करती है दो मेम्ब्रेन, दोनों को इकट्ठा करके बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं डीएनए।
इस डीएनए के पास होते हैं जीन्स, और ये इन्हीं जीन्स के कारण हमारे पास आज जो भी फीचर्स हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ये मम्मी पापा से, पेरेंट्स से जो है बच्चे में आते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है, अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस तैरता नहीं है, इसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर्स फ्लोट करते हैं, कुछ और भी स्ट्रक्चर्स इसमें फ्लोट करते रहते हैं, जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। आप पूछोगे कि मैम ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? तो सेल ऑर्गेनल्स के अपने बड़े सारे काम होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करना, फैट को पैक करना, फैट सिंथेसाइज करना, कई सारे काम होते हैं। ठीक है ना, किसके? सेल ऑर्गेनल्स के, और बहुत अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर किसका? सेल का। उम्मीद करती हूँ सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब हम बढ़ जाते हैं आगे। अब फाइनली हम शुरू करते हैं किसके साथ? बैक्टीरिया के साथ। अच्छा, एक और चीज़ और है, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी सेल का स्ट्रक्चर समझाया, ये वाला। ठीक है, अब ये बताओ, आपको क्या लगता है कि जब से दुनिया में लाइफ आई है, जब से दुनिया में जो है ना जीवन की शुरुआत हुई है, हमेशा से सेल इसी तरीके का था? क्योंकि अभी तो जो मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाया वो बहुत ही बेसिक है ना। इस स्ट्रक्चर को भी पढ़ के, क्योंकि अगर आपने पहली बार पढ़ा है ये, तो आपको पढ़ के लग रहा होगा कि बाप रे ये तो कितना टफ है और ये कितना एडवांस्ड लेवल का वो है, पूरा सेल का स्ट्रक्चर है ना। तो आपको क्या लगता है कि जब जीवन की शुरुआत हुई होगी धरती पे, तो क्या हमेशा से ही सेल का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके का था, या ये अभी अभी इवॉल्व हुआ है? तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये जो सेल का स्ट्रक्चर ये काफ़ी एडवांस है, और पुराने ज़माने में जब जीवन की शुरुआत हुई होगी धरती पे, तो शायद सेल का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहा होगा, सेल का स्ट्रक्चर सिंपल रहा होगा, वो बच्चे बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जब जीवन की शुरुआत हुई थी, आपको पता है जीवन की शुरुआत किससे हुई है? बैक्टीरिया से ही हुई है। तो बैक्टीरिया हमारे पूर्वज है। ठीक है, तो जहाँ बैक्टीरिया दिखाई दे उनको आप नमस्ते बोलेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया से जब शुरुआत हुई थी पूरे जीवन की, धरती पे जब जीवन आया था, उस समय उनके अंदर जो सेल हैं वो इतने जो है ना कॉम्प्लेक्स नहीं होते थे, बहुत ही सिंपल होते थे। कैसे सिंपल होते थे देखते हैं अभी। चलो, तो बेसिकली सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे सेल को अगेन हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मतलब पुराने वाले। तो पुराने टाइम पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते थे, उनमें जो सेल्स होते थे उनको हम कहते थे प्रोकैरियोटिक, जो कि सिंपल होते थे, जो ऐसे दिखते थे। आज के टाइम पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, उनके पास जो सेल है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उनके सेल को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। इसमें आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स दिखाई देंगे, न्यूक्लियस के अंदर भी कई सारे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने पुराने टाइप के सेल की, तो ज़्यादा इसमें जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखाई नहीं देगी। कुछ एक दो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं और उसी में सेल जो है ना अपना काम चला लेता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में एक बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। चलो, अब हम आ जाते हैं फाइनली अपने टॉपिक के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि दिखते ही नहीं है ना। इसीलिए तो इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में डालते हैं। और दीज आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हैं, लेकिन कैसे वाले हैं? सिंगल सेल्ड वाले हैं, यानी कि इनकी पूरी बॉडी केवल एक ही सेल से बनी होती है। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया था कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स। लेकिन जैसे जैसे हम एनिमल्स के साइज़ को छोटा करते जाएंगे, सेल्स का जो नंबर है ना वो कम होता जाएगा। तो हमारे बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि इनकी बॉडी केवल एक ही सेल से बनी होती है। ठीक है, सिंगल सेल का मतलब क्या है? पूरी बॉडी एक सेल से बनी है। चलो, बैक्टीरिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया कहाँ मिलता है, तो पानी में मिलेगा, एयर में मिलेगा, या सॉइल में मिलेगा, या आइलैंड्स वगैरह पे मिलेगा, बर्फ़ वाली जगह पे मिलेगा, या हॉट स्प्रिंग में मिलेगा। आखिर बैक्टीरिया मिलेगा क्या? तो इन सभी सवालों का केवल एक ही जवाब है, और वो है एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर कहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो एवरीवेयर, इन एयर, सॉइल, वाटर, एवरी सरफेस अराउंड अस, ऑन आर बॉडीज़। हमारे बॉडीज़ पे भी हमारे पास बहुत सारे जो है ना बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हैं, एंड इवन इनसाइड आर बॉडीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया गुड बैक्टीरिया। चलो, बैक्टीरियल सेल have cell wall but do not have an organized nucleus and other structures। क्या समझाया था मैंने आपको अभी कि बैक्टीरिया हमारे पूर्वज हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया ही आए थे धरती पे, और सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए थे
उनके पास जो सेल होते थे वो इतने एडवांस टाइप के नहीं होते थे, सिंपल होते थे, जिनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो अगर चलो आपको प्रोकैरियोटिक नाम याद नहीं भी हो रहा हो तो आप ये, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है कि बैक्टीरियल सेल सिंपल होते थे। सिंपल कैसे होते थे? अगर हम बोल रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल सिंपल हैं तो सिंपल कैसे हैं? सबसे पहले तो उनके पास जो है सेल वॉल होती थी, दे हैव सेल वॉल बट डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। अभी मैंने आपको इधर पे कुछ, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से सेल का एक एडवांस स्ट्रक्चर समझाया कि बाकायदा सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड दो मेम्ब्रेन्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ना होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली जो दो मेम्ब्रेन्स है ना, वो होती ही नहीं है। अभी आपको न्यूक्लियस, इस पूरे डायग्राम में आपको न्यूक्लियस कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि मैंने न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली दोनों मेम्ब्रेन्स को बना के रखा है, और अगर मैं इन दोनों ही मेम्ब्रेन्स को गायब कर दूं तो अब क्या आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो बाउंड्री ही मिटा दी, मैंने तो वो मार्जिन ही मिटा दी जो कि न्यूक्लियस को जो है डिफाइन कर रही थी कि देखो ये है न्यूक्लियस। जब वो बाउंड्री ही रह जाएगी तो आपको न्यूक्लियस दिखाई क्या नहीं देगा? आपको क्या दिखाई देगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर पड़ा रहने वाला जेनेटिक मटेरियल। आई आपको बात समझ में? तो कंक्लूजन क्या निकला इन सब चीज़ों का कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत पुराने हैं और बहुत सारे होते हैं, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, सिंगल सेल्ड है, एक सेल से इनकी एक बैक्टीरिया की बॉडी जो है ना बन जाती है। इनका सेल कैसा होता है? पुराने टाइप का है, प्रिमिटिव टाइप का है। सेल वॉल तो है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ना होने के कारण जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल में ऐसे ही फैला हुआ रहता है। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था ना, स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको सेल का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। अब अगर मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर नहीं समझाती तो फिर आपको कैसे समझ में आता कि जो है ना न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, न्यूक्लियस है कहाँ यही नहीं पता होता, तो ऑर्गेनाइज्ड क्या या डिसऑर्गेनाइज्ड क्या ये आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में बैक्टीरिया फीड, मूव एंड रेस्पायर एज वेल एज रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। बैक्टीरिया खाना भी खाते हैं, बैक्टीरिया मूव भी करते हैं, बैक्टीरिया रेस्पायर भी करते हैं यानी कि गैसेस एक्सचेंज भी करते हैं, एज वेल एज रिप्रोड्यूस यानी कि डॉटर बैक्टीरिया भी बनाते जाते हैं खुद से, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं वो खाने पीने के लिए। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि बैक्टीरिया की बॉडी में केवल एक ही सेल है और वही एक सेल खाना भी खा रहा है, मूव भी कर रहा है, रेस्पायर भी कर रहा है और रिप्रोडक्शन भी कर रहा है ना? कमाल की बात। कहने को तो एक ही सेल है, वो भी जो है ना पुराने ज़माने का है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, लेकिन फिर भी काम सारे चल रहे हैं। चलो, देयर आर मेनली 4 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। अब बैक्टीरिया भी बहुत सारे होते हैं तो उनको हम कैसे क्लासीफाई करें? तो साइंटिस्ट ने सोचा कि सुनो एक काम करते हैं, उनके शेप्स के बेसिस पे उनको हम जो है ना कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। कौन कौन से हैं वो कैटेगरीज? स्फेरिकल बैक्टीरिया, कॉमा शेप्ड के बैक्टीरिया, रॉड शेप के बैक्टीरिया एंड स्पाइरल शेप्ड के बैक्टीरिया। पिक्चर देख लो, पिक्चर से समझ में आएगा। ये हुआ स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया, ये रॉड जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, लंबे लंबे, स्फेरिकल मतलब गोल गोल, है ना, जैसे स्फेयर रहता है, तो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया, रॉड यानी कि लंबे लंबे रॉड शेप के बैक्टीरिया, स्पाइरल, स्पाइरल मतलब क्या? ऐसे घूमा हुआ, जैसे स्प्रिंग होती है ना, ऐसे 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 करके, ये क्या है? स्पाइरल शेप है, तो स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया। और कॉमा शेप, कॉमा का शेप कैसा होता है? ऐसा, है ना, तो कॉमा शेप के बैक्टीरिया कुछ इस तरीके के दिखते हैं। आई आपको बात समझ में? तो उनकी शेप्स के बेसिस पे बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं, कॉमा शेप की, स्फेरिकल शेप के, रॉड शेप के और स्पाइरल शेप के। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में द 2 कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया आर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया से हमारी पहली बार जान पहचान हो रही है क्या? नहीं, हमको ऑलरेडी पता है राइजोबियम बैक्टीरिया हमने कहाँ पढ़ा है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पहली बार आपने शायद नाम सुना होगा, ये वही बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को कर्ड में सेट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सम ऑफ द बैक्टीरिया आर यूजफुल एंड हेल्प इन मेकिंग फूड्स, जैसे कि कर्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनिक जो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। ऑन दी अदर हैंड सम ऑफ द बैक्टीरिया कॉज डिसीजेज, कुछ तो बड़े अच्छे होते हैं, हेल्प कर रहे हैं दही जमाने में, है ना, डिकम्पोज करने में, ऑर्गेनिक मैटर बनाने में,
नाइट्रोजन को फिक्स करने में, सॉइल को फर्टाइल बनाने में। वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो कि इन्फेक्शंस या डिसीजेस कॉज करते हैं, बीमारियां कॉज करते हैं, जैसे कि कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ एंड फूड पॉइजनिंग। ये सब कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। तो ये कहानी हुई किसकी? हमारे बैक्टीरिया की। आई आपको बात समझ में? सेल का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, बैक्टीरिया समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं वायरस के ऊपर। जो वायरसेस है ना, ये बहुत ही मज़ेदार टाइप के होते हैं। वायरसेस की अगर हम बात करें, इनके अगर साइज़ की बात करें, तो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि बैक्टीरिया का साइज़ इतना छोटा है कि ऐसे तो दिखने नहीं वाला, माइक्रोस्कोप चाहिए। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस तो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि कुछ वायरस बैक्टीरिया को भी जाकर के इन्फेक्ट कर देते हैं, और ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। वो वाले वायरस जो कि बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करते हैं, उनके अंदर घुस जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। आई बात समझ में? तो अब वायरस का साइज समझ में आया होगा आपको कि बैक्टीरिया से भी छोटे, मतलब बहुत ही छोटे। अब उनके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। अगर देखा जाए तो वायरस के पास जो है ना, साइटोप्लाज्म नहीं होता है। आप बोलोगे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ना हो साइटोप्लाज्म। अब वायरस के पास ना न्यूक्लियस भी नहीं होता है। तो आप बोलोगे कि मैम साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब ये तो सेल ही नहीं है, और अगर ये सेल नहीं है तो फिर तो ये लिविंग ही नहीं है। एग्जैक्टली जो वायरसेस होते हैं वो जब तक हमारी बॉडी के, होस्ट की बॉडी के बाहर हैं, तब तक वो नॉन लिविंग चीज़ की तरह बिहेव करते हैं। हवा में बस यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं, और जहाँ उनको कोई होस्ट दिख गया तुरंत उस पे जाकर के अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद उस होस्ट की बॉडी में घुस जाते हैं, होस्ट बॉडी के सेल में घुस जाते हैं, और जहाँ होस्ट बॉडी के अंदर घुसे फिर वो वहाँ बन जाते हैं शेर। और शेर बनने के बाद में, शेर बनने का मतलब क्या है कि होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद वो लिविंग स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो कई किताबों में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि हमारे जो वायरसेस होते हैं ना, वो लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री पे आते हैं। भाई चीज़ें या तो लिविंग होती हैं या नॉन लिविंग होती हैं, तो जिंदा होती हैं या जिंदा नहीं होती हैं। जो हमारे वायरसेस हैं ना, तो वो लिविंग और नॉन लिविंग की जो मार्जिन है उस पे लाए करते हैं, कि जब तक होस्ट की बॉडी के बाहर है, हवा में है, स्पेस में है, यहाँ से वहाँ जो है ना तैरते रहेंगे और नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे, और जैसे ही होस्ट की बॉडी के अंदर गए, समझ लो वहाँ पे उनने अपना काम शुरू कर दिया, वो आ गए अपनी लिविंग स्टेट में। ना साइटोप्लाज्म है ना न्यूक्लियस है। तो आप बोलोगे कि मैम फिर बचा क्या, फिर है क्या? तो भाई हमारे वायरसेस के पास जो है क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल उनके पास प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरीके का शेप होता है वायरस का, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये उनका हेड होता है। ये क्या है? उनका हेड है जिसमें उनका डीएनए है। ये जो डीएनए है ये एक शेल में एनक्लोज्ड होता है, और ये शेल किसका बना होता है? ये बना होता है प्रोटीन का, प्लस इसमें हम बोलते हैं कि फैट्स भी होते हैं। तो वायरस का स्ट्रक्चर देखो, वायरस कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है वायरस का। हेड होगा, ठीक है, उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, डीएनए को सराउंड करने वाला, एनक्लोज करने वाला एक कवर होगा जो कि प्रोटीन और फैट का बना रहता है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है वायरस के बारे में? दे डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और एनी अदर थिंग दैट रिजेंबल्स सेल। ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास कि वो एक सेल को रिजेंबल करें। दे हैव बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कवर्ड बाय आउटर प्रोटीन शेल विथ फैट। Therefore, they cannot be considered as living and do not show most of the characteristics of living things. जब उनके पास सेल ही नहीं है, जब वो बिहेव ही नहीं कर रहे हैं, तो वो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कैसे शो करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, वायरसेस डू नॉट रेस्पायर, डू नॉट फीड, ग्रो भी नहीं करते हैं, एक्सक्रीट भी नहीं करते हैं और मूव भी नहीं करते हैं ऑन देयर ओन, खुद से। बैक्टीरिया के लिए हमने क्या पढ़ा था? ये वाला पॉइंट पढ़ा था ना कि बैक्टीरिया खुद खाना खाते हैं, मूव करते हैं, रेस्पायर करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं वायरस की, तो वायरस किसी काम के नहीं होते हैं, है ना। जब तक वो होस्ट की बॉडी के बाहर है, ना खाना खाएंगे, ना रेस्पायर करेंगे, ना ग्रो करेंगे, ना एक्सक्रीट करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ना रिप्रोड्यूस ही करेंगे, बस घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ एयर में। ठीक है, दे एक्चुअली फ्लोट इन स्पेस इन सर्च ऑफ होस्ट।
होस्ट की जुगाड़ रहती है, क्योंकि उनको पता है, असलियत सबको सबकी पता रहती है अपनी, है ना। उनको पता है कि जब तक हमको होस्ट नहीं मिलेगा तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम ऐसे ही फिरते रहेंगे यहाँ से वहाँ। तो फ्लोट करते रहते हैं स्पेस में होस्ट के इंतज़ार में, होस्ट की तलाश में, सर्च में। फिर इसके बाद में वायरसेस डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, दे जस्ट रिप्रोड्यूस। वायरसेस आर एबल टू reproduce if they enter a living cell. That is, viruses can reproduce and multiply only inside the cells of other organisms such as animal cells, plant cells and bacterial cells. ठीक है ना, मैंने आपको बताया ना कि वो इतने छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, कि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर लेते हैं। तो जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर करते हैं वायरस, तभी वो जो है लिविंग स्टेट में आते हैं और तभी वो जो है रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। अब इनके रिप्रोडक्शन करने का तरीका भी जो है ना अनोखा होता है। रिप्रोडक्शन करने का मतलब क्या है, और नए नए वायरस का फॉर्मेशन, ठीक है। कैसे करते हैं ये, इधर देखो, एक जीआईएफ देखो, इससे आपको बहुत समझ में आएगा। ये क्या है, होस्ट सेल है, ठीक है, ये होस्ट सेल है। अब हुआ क्या, ये एक वायरस आया और इस होस्ट सेल के अंदर चला गया। अब कुछ देर बाद आपने देखा कि इस होस्ट सेल से बहुत सारे वायरस जो है ना बाहर निकले। आपका जो वायरस है वो इस होस्ट सेल के अंदर आ रहा है, आया, और देखो अब कितने सारे वायरस जो है होस्ट सेल एकदम से बाहर निकाल के फेंक देगा। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, ये जो वायरस है ये इस होस्ट सेल के जो लिविंग है इसकी सेल मेम्ब्रेन से जाकर के अटैच हुआ, ठीक है ना, कनेक्शन बनाया, और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वायरस जो है होस्ट सेल के अंदर पहुंच गया। अब अंदर पहुंचने के बाद वायरस क्या करता है, इस होस्ट सेल की जो प्रोटीन बिल्डिंग फैक्ट्री होती है, ठीक है ना, सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये जो वायरस है ये सेल के अंदर जाकर के, होस्ट सेल के अंदर जाकर के उनका जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का या प्रोडक्शन की जो भी उनकी मशीनरी होती है ना, उसको हाईजैक कर लेता है। सेल के अंदर घुस के जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग की जो फैक्ट्री है उसको जाकर के हाईजैक कर लेता है। अब होस्ट सेल आ गया है वायरस के कब्जे में, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जो आप बोल सकते हो कि जो वायरस है वो होस्ट सेल को बोलेगा, अब तुम क्या करोगे, अब तुम जो मेरा डीएनए है ना उसको तुम रेप्लिकेट करोगे, उसकी जो है ना फोटोकॉपी खींच खींच के जो है बनाते जाओगे। होगा क्या कि जो आपका होस्ट सेल है अननोइंगली, उसको पता भी नहीं चलेगा, और वो क्या करेगा, वायरस के डीएनए की कॉपी जो है ना बनाता जाएगा। या अगर सीधे आसान शब्दों में बोलूँ तो वो नए नए वायरस जो है ना फॉर्म करता जाएगा। क्यों, क्योंकि होस्ट सेल की खुद की तो जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो हाईजैक हो गई है। अब वो क्या करेगा, वायरस की मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, या वायरस के डीएनए को जो है वो मल्टीप्लाई करेगा। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये पूरा का पूरा होस्ट सेल जो है ना भर जाएगा वायरसेस से, यानी कि अच्छी तरीके से इन्फेक्ट हो जाएगा। और एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये जो वायरस हैं ये इस होस्ट सेल से बाहर निकल आएंगे, और बाहर निकलकर जो पड़ोसी सेल्स हैं उसमें घुस जाएंगे, और पड़ोसी सेल्स में घुसने के बाद सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। इन पड़ोसी सेल्स की भी जो प्रोटीन फैक्ट्री है उसको जाकर के हाईजैक कर लेंगे, इनसे भी बोलेंगे कि भाई तुम भी जो है ना हमारे डीएनए को कॉपी करो, हमको जो है ना हमारी फोटोकॉपी खींचो और जो है ना नंबर में बढ़ाओ। तो एक के बाद एक वायरस की कॉपीज जो है बन के रेडी हो जाती हैं, और इस तरीके से वायरस क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो खुद नहीं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होस्ट सेल से करवा रहे हैं, ठीक है, और इन्फेक्शन को बढ़ाते जा रहे हैं। आई आपको बात समझ में? तो ये हुआ क्या, वायरस का इन्फेक्शन कॉज करने का तरीका। Viruses hijack host body cell by entering through cell membrane and take over protein building structure of the host cell. Host cell की जो protein building structure होता है उसको hijack कर लेते हैं and force them to replicate the virus DNA, और बोलते हैं कि वायरस DNA को क्या करो, replicate करो। Host cell unknowingly, जानबूझ के नहीं करता है होस्ट सेल, उसको पता ही नहीं चलता, unknowingly starts मैन्युफैक्चरिंग वायरस आर्मी एंड गेट्स इन्फेक्टेड। वो क्या करता है, वायरस आर्मी को मैन्युफैक्चर करने लगता है। क्यों, क्योंकि वो वायरस के डीएनए की कॉपीज बना रहा है ना। अभी वायरस की डीएनए की केवल एक ही कॉपी थी, अब होस्ट सेल क्या करेगा, 2 कॉपी बनाएगा, 3 बनाएगा, 4 बनाएगा, 5 बनाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, वायरस आर्मी को मैन्युफैक्चर कर रहा है होस्ट सेल, और खुद तो इन्फेक्ट हो ही चुका है। अब इन्फेक्टेड सेल क्या करेगा, इस वायरल डीएनए को रिलीज कर देगा सेल के बाहर। सेल के बाहर क्या होंगे, बाकी सेल्स होंगे, ठीक है ना। तो बाकी सेल्स में
फिर इस तरीके से जो वायरल डीएनए हैं, जो वायरस हैं, वो जा कर के अटैक करेंगे और उनको भी इन्फेक्ट करेंगे। आई आपको बात समझ में? But as soon as the viruses enter the living cells of the other organisms, they start behaving as living things by carrying out the process of reproduction. ठीक है? Due to this reason, viruses are said to be on the borderline dividing the living things from non-living things. जो border line होती है ना कि कहाँ लिविंग थिंग्स आ रहे हैं, कहाँ नॉन लिविंग थिंग्स आ रहे हैं, उनकी बॉर्डर लाइन पे ही प्रेजेंट होते हैं वायरसेस। क्योंकि होस्ट सेल के अंदर आकर के देखो रिप्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं। जब तक बाहर से तब तो कुछ नहीं हो रहा था, और जैसे ही होस्ट सेल के अंदर आए बस रिप्रोडक्शन करना शुरू हो गया। तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या कि ये एक लिविंग थिंग का जो है ना कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। भाई जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो थोड़ी ना रिप्रोड्यूस करती है। अब आपके पास ये पेन है, ये जो पेन है ये एक नॉन लिविंग आइटम है। क्या इस पेन के आपने बेबी पेन्स होते हुए देखे? नहीं ना। तो वायरस का भी यही हाल था, जब तक होस्ट सेल के बाहर था तब तक कोई रिप्रोडक्शन नहीं, और जैसे ही होस्ट सेल के अंदर आए तो देखो क्या फटाफट उसकी जो है ना कॉपीज बन रही हैं। वायरसेस आर द एजेंट्स ऑफ डिसीजेस। ठीक है, viruses cause a variety of diseases in human beings and other animals and plants. The human diseases such as common cold, influenza, common मतलब कि वही सर्दी जुकाम, measles, polio, chicken pox, smallpox are all caused by viruses. The two example of viruses are common cold virus and human immunodeficiency virus. ठीक है, जो कि जिसको हम HIV भी बोलते हैं, और यही HIV क्या कॉज करता है? एक सीरियस इलनेस जिसको हम कहते हैं HIV एड्स। और अनफॉर्चुनेटली HIV एड्स इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि जिसको एड्स होता है उसकी डेथ जो है 100% पक्की रहती है। थोड़ा डिले कर सकते हो आप, लेकिन क्योंकि उसकी कोई दवाई नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, तो डेथ तो होना आप बोल सकते हो कि डेफिनेट ही रहता है। चलो फिर इसके बाद में कॉमन कोल्ड वायरसेस, अच्छा ये सब तो हमने वो पढ़ लिया है, ये कुछ स्ट्रक्चर हो गया है वायरस का। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो हमने वायरस के बारे में पढ़ा, हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। तो कुल मिलाकर के आज के सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हमने सबसे पहले तो सेल का स्ट्रक्चर देखा था कि सेल एग्जैक्टली कैसा होता है ना। अगर मैं आपको नहीं पढ़ाती तो शायद आपको वायरस और बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में नहीं आता है ना। तो समझना है, रटना नहीं है, याद रखना है इस चीज़ को। तो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, कुछ सेल में सेल वॉल नहीं भी होती है लेकिन सेल मेम्ब्रेन सब में होती है। उसके अंदर फ्लूइड, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है एक और स्ट्रक्चर न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली दो मेम्ब्रेन जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल जिसको हम कहते हैं DNA। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ और भी स्ट्रक्चर्स फ्लोट करते रहते हैं जिसको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। और ये सेल ऑर्गेनल्स जो हैं सेल को अलग अलग काम करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बैक्टीरिया के पास तो एक ही सेल है और वो एक सेल क्या करता है? रेस्पिरेशन भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, न्यूट्रिशन भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा। तो आप समझ सकते हो कि एक सेल को करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं बैक्टीरिया में। अब इतने सारे काम कैसे होते हैं? तो साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं वही जो ये सब काम करते हैं। ठीक है, अब जो सेल का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है वो हमेशा से ही इतना एडवांस नहीं रहा है। प्रिमिटिव टाइम में जब बैक्टीरिया का टाइम था, जब लाइफ की ओरिजिन हुआ था अर्थ पे, जब बैक्टीरिया आए थे सबसे पहले, तो उनके पास जो है ना इतना एडवांस्ड लेवल का स्ट्रक्चर नहीं था सेल का, बहुत ही प्रिमिटिव स्टाइल का था उनके पास सेल। प्रिमिटिव मतलब क्या कि उनके पास सेल वॉल तो थी लेकिन उनका जो न्यूक्लियर एनवलप था न्यूक्लियस के अराउंड वो ही नहीं था। यानी कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता था। प्लस उनके पास ना इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते थे, थोड़े बहुत होते थे, इतने कि वो अपने बेसिक काम कर सके, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस फॉर्म नहीं होता था। उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। जो आज के टाइम पे जो हमको सेल देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी एडवांस लेवल के हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। बैक्टीरिया के बारे में हमने क्या पढ़ा? समराइज़ कर रहे हैं हम चीज़ों को। हाँ, बैक्टीरिया के लिए हमने क्या पढ़ा? काफ़ी छोटे होते हैं और शेप्स के बेसिस पे इनको 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, स्फेरिकल, रॉड, स्पाइरल और कॉमा शेप। फिर इसके बाद में हर कहीं मिलते हैं आपको, और यही सब सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, कर्ड सेट करने में हेल्प करते हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं, और बाकी सब क्या करते हैं? डिसीज़ कॉज करते हैं। वायरसेस क्या करते हैं? वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, तो वायरस को भी बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर लेते हैं हमारे वायरस। कौन से वाले? बैक्टीरियोफेज। इसके अलावा जो हमारे वायरस है ना उनके पास साइटोप्लाज्म है, ना उनके पास न्यूक्लियस है, बस DNA होता है जिसको प्रोटीन
और फैट का जो एक कोट है वो सराउंड करता है, और हम बोलते हैं कि जब तक ये होस्ट के बॉडी के बाहर है तब तक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे, ना कोई रिप्रोडक्शन, ना कोई आप बोल सकते हो कि न्यूट्रिशन, कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे ही होस्ट सेल के अंदर आएंगे रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, इसलिए इनको हम लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री पे, मार्जिन पे रखते हैं। ठीक है, होस्ट की बॉडी के अंदर जा कर के, सेल के अंदर जा कर के जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग की जो स्ट्रक्चर है उसको जाके हाईजैक कर लेंगे और होस्ट सेल को बोलेंगे अब तुम हमारे डीएनए को जो है ना रेप्लिकेट करो। तो वायरस के डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनती जाएंगी, यानी कि वायरस का नंबर बढ़ता जाएगा, सेल अच्छी तरीके से इन्फेक्ट हो जाएगा वायरस से, फिर अल्टीमेटली सेल बर्स्ट होगा और बाकी जो वायरस भरे हुए अंदर वो बाहर निकलेंगे, बाहर जाकर के और होस्ट सेल को डैमेज करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो इन्फेक्शन जो है आप बोल सकते हो कि इंक्रीज होता जाएगा। एक और ख़ास बात यह है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, बैक्टीरिया को किल करने वाली जो मेडिसिन होती हैं, वो वायरस के काम नहीं आती, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करती हैं, वायरस को नहीं। क्योंकि वायरस के बारे में आपने पढ़ा ना कि वायरस का स्ट्रक्चर ही कितना अलग होता है, कुछ अलग ही हैं वो, तो कैसे उनको एंटीबायोटिक्स जो है डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ को, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम डिस्कस करेंगे फंजाई को। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, तो आपके लिए उनको देखना होगा काफ़ी कन्वीनियंट। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू।